गु कियाओयुए ने इसके बारे में सोचा और सहमति व्यक्त की। सीमोयान ने हमें कई बार मदद की है, अब दूसरों का शुक्रिया अदा करने का समय आ गया है। और अगर आप जिनचेन की जान पकड़ना चाहते हैं तो आप पहले से बोतलें खरीदने में मदद नहीं कर सकते। आपको आगे और संपर्क बढ़ाना होगा और ज़्यादा संपर्क करना होगा। जब आप इधर उधर घूमेंगे तभी आप रिश्ते को और करीब ला पाएंगे। इस विचार पर गु कियाओयू ने कहा, मैं कल एक स्टॉल लगाऊंगा। जब हमारे पास सब कुछ बिक जाएगा तो कुछ उपहार बेचूंगा और दूसरों को धन्यवाद दूंगा। हाँ, इन दिनों दूसरों ने मेरी मदद की है। हाँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वु होंगलियन ने भी बार बार कहा। अगले दिन गु कियाओयुए सुबह सुबह निकल पड़ा। गु चांगशिंग देर से उठा। मुझे पता ही नहीं था कि गु कियाओयुए निकल गया है। सुबह उठकर वह फिर वहां गया। गु कियाओयुए अब घर पर नहीं था। ये जानते हुए कि वह काउंटी में गया था, वह जल्दी से वापस गया और कहा और गु दहाई और गु दाजुन को झांग यांग को खोजने के लिए काउंटी में जाने के लिए बुलाया। जैसे ही उन्होंने चर्चा की, उन्होंने झांग यांग को काउंटी छात्रावास में एक कमरा खोलकर इंतजार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वे गु कियाओयुए को लाएंगे और उसे भेज देंगे। झांग यांग गु कियाओयुए को तुरंत पाने के विचार से घबराया हुआ और उत्साहित था। कहते हैं शराब वीरों का साहस बढ़ा देती है। उन्होंने बस 2 बोतल शराब खरीदी और पी ली। अब उनका उत्साह और बढ़ गया है। गु चांगशिंग उस जगह गए जहां गु कियाओयुए का परिवार अपनी दुकान लगाता था। दूर से उन्होंने देखा कि वे अभी भी दुकान लगा रहे थे और उनका धंधा अच्छा चल रहा था। अब क्या? गु दाहाई ने पूछा। वे सब एक साथ हैं। शुरुआत करना मुश्किल लग रहा है। रुको, गु चांगशिंग ने कहा। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह बाथरूम नहीं जाती और कुछ नहीं है। जब तक वह अकेली है, उनका मौका आता है। गु कियाओयुए सुबह सुबह दुकान लगाने आया। ये देखकर कि सामान लगभग बिक चुका है, उसने कहा, माँ, आप पहले इसे खरीद लीजिए। मैं देख लूंगा और कुछ उपहार खरीद लूंगा। हम बाद में चाचा के घर जाएंगे। झांग पेईपाई ने सिर हिलाया और कहा, और खरीदो और अच्छे खरीदो। मैं समझ गया। गु कियाओयुए मुड़ा और चला गया। ये फैक्ट्री का गेट है। पूरी गली आसपास के गांवों के किसानों से भरी है जो अपनी चीजें बेचने के लिए स्टॉल लगाने आते हैं। यहाँ कोई दुकान या आपूर्ति और विपणन सहकारी समितियां नहीं हैं। अब टिकट खरीदने का जमाना बीत चुका है और आपूर्ति और विपणन सहकारी समितियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन कैंटीन जैसी खुदरा दुकानें ज्यादा हैं और कैंटीन में चीजें आपूर्ति और विपणन सहकारी समितियों की तुलना में सस्ती होती हैं। ज्यादातर लोग चीजें खरीदने के लिए दुकानों पर जाने को तैयार हैं। जैसे ही गु चांगशिंग और अन्य लोगों ने गु कियाओयू को अकेले जाते देखा, वे तुरंत उसके पीछे चले गए। गु दाजुन और गु दाहाई दोनों ने एक एक छड़ी उठाई। गु चांगशिंग ने एक बड़ा बोरा लिया और कुछ देर तक गु कियाओयुए का पीछा किया। उसने एक ऐसी जगह देखी जहां कोई न हो और वह ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। गु कियाओयुए ने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अचानक पीछे मुड़ा और गु चांगशिंग को देखा। आप क्या कर रहे हो? गु चांगशिंग और गु कियाओयुए को उम्मीद नहीं थी कि गु कियाओयुए अचानक पीछे मुड़ जाएगा। वे घबरा गए। गु दाहाई ने सीधे गु कियाओयुए पर डंडे से वार किया। 3 बड़े आदमियों का सामना करते हुए गु कियाओयुए के पास कोई हथियार नहीं था जिसका वह फायदा उठा सके। ये जानते हुए कि वह जय है, वह मुड़कर भाग गया। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मेरे सिर के पिछले हिस्से में दर्द होने लगा। गु कियाओयुए लड़खड़ा गया और रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है कि इन पुराने परिवार के लोग यहाँ आए और उसे डंडा मारा। इन दिनों वे कहीं नहीं गए हैं। अचानक वे यहाँ अपना इंतजार कर रहे हैं। नीचे मत गिरो। गु कियाओयुए ने अपने दांत काटे और हताश होकर आगे की ओर भागी। खैर, वो तो लड़की है, लाठी लिए 3 आदमियों की विरोधी कैसे हो सकती है। 2 कदम भागने के बाद ही किसी ने उसकी गर्दन में एक और छड़ी डालकर उसे पकड़ लिया। दर्द से उसकी आंखें चमक उठीं और उसका दिल खून उगलने लगा। क्या तुम्हें सचमुच मुझे ये बताना पड़ेगा कि तुम अपना जीवन फिर से जी लो? गु चांगशिंग, तुम और तुम्हारा पुराना परिवार मर चुके हैं। जब तक मैं गु कियाओयू एक दिन जीवित रहूंगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। गु कियाओयुए ने अपने दांत काटे और लाल आंखों से गु चांगशिंग और अन्य लोगों को घूरा। मेरे सामने एक दोहरी छवि उभर आई है। मेरा दिमाग बहुत भारी और बोझिल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी गिर सकता हूँ। टकराना। गु कियाओयू अंततः जमीन पर गिर पड़ा। आंखें बंद करने के अंतिम क्षण में उसे कई चीखें सुनाई देने लगीं और पुरुषों की चिंता की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। गु कियाओयुए ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल काले पॉलिश किए हुए चमड़े के जूते दिखाई दिए, जिसके बाद अंतहीन अंधेरा छा गया। अल्पविराम। गु कियाओयुए ने एक सपना देखा। मैंने सपना देखा कि झांग यांग ने मुझे फिर से नीचे धकेल दिया। वह ठंडी कंक्रीट की जमीन पर लेटी हुई थी। उसके चारों ओर कई लोग थे। झांग यांग एक तरफ लेटा हुआ उसका नाम पुकार रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था, खासकर उसके सिर में, मानो वह फट जाएगी।
गर्दन में भी दर्द है। शरीर बहुत भारी है, लगता है किसी चीज से कुचल दिया गया है। उसने संघर्ष किया और उठने और झांग यान का असली चेहरा उजागर करने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह हिल नहीं सकती। धीरे धीरे गु कियाओयुए को लगा कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है। उसने अपना भारी शरीर छोड़ दिया और हवा में तैरने लगी। उसने खुद को खून से लथपथ देखा, लेकिन उसका दिल थोड़ा शांत हो गया। वह तो पहले ही मर चुकी है न? बगल में जोर जोर से रोते हुए झांग यांग को देखकर आवाज लगभग दहाड़ने जैसी थी, जिसमें अंतहीन दर्द था। बगल में कोई उसे दिलासा दे रहा था ताकि वह दुख और बदलाव के साथ जी सके। हालांकि वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। उसके पीछे ही एक महिला ने दूर से इस ओर देखा, व्यंग किया और मुंह फेर लिया। गु कियाओयुए जिस औरत को जानती थी, वह बाहर झांग यान की औरत थी। सबको उसका अस्तित्व पता था, बस उसे मूर्खतापूर्वक ढोल से छिपाया गया था। गु कियाओयुए उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन वह उसे छोड़ नहीं सकती थी। वह केवल उसके शरीर के ऊपर तैर सकती थी। जल्द ही पुलिस आ गई। उसने झांग यान को पुलिस को ये कहते सुना कि वह काम के अत्यधिक दबाव के कारण एक इमारत से कूद गई थी। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और जल्द ही इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसने आत्महत्या की है। मामला खत्म हो गया है। जल्द ही झांग यांग ने कुछ ही दिनों में दोबारा शादी कर ली। वे उस घर में रहते थे जिसे उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था, लेकिन उसके पीछे छोड़ा गया एकमात्र बेटा नौकर के रूप में काम करने लगा और उसने जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। वह अपने बेटे को लेकर चिंतित रहती थी और हमेशा घर छोड़ने से हिचकिचाती थी। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी वह अपने बेटे को सुरक्षित और लालच से बड़ा होते देखना चाहती थी। और वह यहाँ लंबे समय तक रही, जब तक उसने सुना कि महिला ने किसी को फ़ोन करके कहा कि वह गर्भवती है और अपने बेटे को दोबारा नहीं देखना चाहती। महिला किसी से अपने बेटे को मारने की बात कर रही है। गु कियाओयुए बुरी तरह डर गई, पर कुछ कर नहीं पाए। वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए दौड़ी, लेकिन उसने देखा कि एक बड़े ट्रक ने उसके बेटे को टक्कर मार दी। वह अपने बेटे के ऊपर लेट गई और उसे उठाने के लिए फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसकी आंखों का कोई अंत नहीं था। जल्द ही पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, लेकिन दुर्घटना का कारण बनने वाला चालक फरार हो चुका था और फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। इसी समय अचानक पॉलिश किए हुए काले चमड़े के जूते पहने एक आदमी कुछ अश्लील आदमी के साथ आया। उसने उन्हें ये कहते सुना कि वह आदमी दुर्घटना का चालक था और उसे बस उसी आदमी ने पकड़ा था। वह बहुत रोई और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। काले चमड़े के जूते पहने आदमी को वह साफ नहीं देख पाए। उसने बस किसी को उसे फिर से राष्ट्रपति कहते सुना। महाप्रबंधक, महाप्रबंधक। गु कियाओयुए ने उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की, लेकिन वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। सीमोयान, ये नाम अचानक उसके दिमाग में आया और अनजाने में ही चिल्ला उठा। फिर मस्तिष्क के पिछले हिस्से में दर्द हुआ और शरीर में भारीपन महसूस हुआ। हिस। गु कियाओयुए ने दर्द से अपने दांत निकाले और एयर कंडीशनर को चूसा। गु कियाओयुए, क्या तुम जाग रही हो? अचानक मेरे कान में एक आवाज गूंजी, या फिर 2 मटर के दाने जैसी चुंबकीय आवाज जो ड्राइवर को घटनास्थल तक ले जा रही थी। गु कियाओयुए ने यह देखने की कोशिश की कि वह आदमी कौन था। गु कियाओयु, उठो, धीमी आवाज में आवाज आई। गु कियाओयुए को अचानक एक जोरदार बल ने अपनी ओर खींचा। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और सफ़ेद कमीज पहने एक आदमी को देखा। क्या आप? मैं कहाँ हूँ? गु कियाओयुए अभी भी थोड़ा भ्रमित और आधा जागृत था। अचानक उसने जोर से ऐसा किया, लेकिन इसका असर उसके सिर पर हुआ। इतना दर्द हुआ कि उसने ठंडी सांस ली, इधर उधर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। यहाँ है 1985 में अभी जो कुछ भी था वह एक सपना था। लेकिन यह इतना वास्तविक क्यों है? क्या पिछले जन्म में उसकी मृत्यु के बाद ऐसा ही हुआ था? उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उसका बेटा भी चला गया। सपने में उस दृश्य के बारे में सोचते ही गु कियाओयुए का दिल धड़क उठा। इतना दर्द हुआ कि वह सांस नहीं ले पा रही थी और अनायास ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या आप रो रहे हैं? सिमायान ने भौहें सिकुड़ी और अपने सामने गु कियाओयुए को देखा। उसके खामोश आंसुओं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतहीन उदासी से भरी हुई है। इस तरह गु कियाओयुए के दिल में दर्द महसूस हुआ और अवचेतन रूप से वह उसके आंसू पोंछना चाहती थी। और वास्तव में उसने ऐसा किया, लेकिन जब उसका हाथ गु कियाओयुए के चेहरे पर पड़ा तो वे दंग रह गए। गु कियाओयुए के चेहरे पर आंसू थे। उसने सीमोयान की तरफ देखा, मानो देखना चाहती हो कि क्या ये चेहरा उसके सपने में दिखाई देने वाला व्यक्ति ही है। धन्यवाद। गु कियाओयुए की आवाज़ थोड़ी भारी है और उसमें रोने जैसी आवाज़ है। इस धन्यवाद में बहुत सारी भावनाएं छिपी हैं। आपका स्वागत है। मैंने आपको गुजरते हुए देखा। क्या आप ठीक हैं? सीमोयान ने अचानक अपना हाथ वापस खींच लिया और धीमे स्वर में कहा। गु कियाओयुए अचानक होश में आई, चारों ओर देखा और पूछा, ये कहाँ है?
जब तक ये निर्धारित है कि यह अभी भी 1985 है, गो कियाओयुए चिंता नहीं करेगा। जब तक 1985 था, तब तक सब कुछ समय में ही रहेगा और सब कुछ बदल जाएगा। गो कियाओयुए ने अपने चेहरे के आंसू पोंछे, शांत हुई और चारों ओर देखा। हल्की नीली दीवारें और कीटाणुनाशक की हल्की गंध। सिमा यान ने गो कियाओयुए की ओर देखा, जो अपने संयम में वापस आ गया था और थोड़ा हैरान लग रहा था। वह ज्यादा महिलाओं से संपर्क नहीं करता, लेकिन कुछ जरूर करती हैं। हालांकि उसने आज तक ऐसी कोई महिला नहीं देखी जो पिछले पल रो रही हो और अगले ही पल अपनी सारी भावनाओं को एक तरफ करके तुरंत शांत हो जाए। सिमा यान ने जवाब दिया, काउंटी अस्पताल। गो कियाओयुए मुस्कुराया, ये वास्तव में एक अस्पताल था। धन्यवाद, गो कियाओयुए ने फिर कहा और बिस्तर से उठ गया। चूंकि वह ठीक है, उसे अपने पुराने परिवार की तलाश करनी चाहिए। वह उसे पीटने की हिम्मत करती है। चाहे वे कुछ भी करना चाहें, वह उन्हें अच्छा महसूस नहीं कराएगी। गो कियाओयुए ने उपहास किया और जूते पहने हुए ही वहां से चला गया। सिमा यान ने अचानक उसे पकड़ लिया। आप कहाँ जा रहे हैं? गो कियाओयुए ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। या फिर आपको पहले ये सुनना चाहिए कि वे क्या करना चाहते हैं? सिमा यान ने कहा। उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। उसे सबसे ज्यादा नफरत धूर्त और दुर्भावनापूर्ण लोगों से थी। ऐसे लोग नए समाज के कैंसर हैं और इन्हें बहुत पहले ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। दुर्भाग्यवश उनके पास जो सबूत हैं, वे उनके शेष जीवन को जेल में बिताने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आपको पता है, गो कियाओयुए ने सिमोयान को संदेह से देखा। झांग यांग नाम का एक आदमी तुम्हें चाहता है, इसलिए वे तुम्हें झांग यांग के बिस्तर पर भेजना चाहते हैं। सिमोयान ने ठंडे स्वर में कहा। गो कियाओयुए ने भयंकर रूप से भौहें चढ़ाईं, अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके दिल में नफरत भर गई। उसने ठंडी सांस ली। लगता है पिछली बार उसने बहुत हल्का खेल खेला था। और वो बुजुर्ग परिवार के सदस्य, वे उनके प्रति सचमुच बहुत दयालु हैं। क्या आप जानते हैं कि झांग यांग कहाँ है? गो कियाओयू ने फिर पूछा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसे पता होना चाहिए कि झांग यांग कहाँ है। काउंटी हॉस्टल। गो कियाओयू ने उपहास किया और मुंह फेर लिया। सिमोयान ने अपनी एड़ियां उठा लीं। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? सिमोयान ने अपनी भौहें उठाईं। मेरे चाचा ने मुझे आपको अपने घर आमंत्रित करने के लिए कहा था। गो कियाओयू अब बस यही सोच रही है कि पुराने गो परिवार के उन लोगों को कैसे सजा दी जाए। और कहाँ मेहमान बनने का मन है उसका। मुझे सचमुच बहुत दुख है। हो सकता है कि मैं आज फ्री ना हो पाऊं। किसी और दिन। कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ और चाचा पहले चले गए हैं। तुम बाद में वहां जा सकते हो। मुझे नहीं पता कि यह एक भ्रम है या नहीं। गो कियाओयू को हमेशा लगता है कि सिमोयान बोलते समय उसके लहजे में मुस्कान होती है। लेकिन जब गो कियाओयू ने उसकी ओर देखा तो वह अभी भी ठंडा था। गो कियाओयू ने अपना सिर घुमाया और धीरे से कहते हुए चलना जारी रखा। धन्यवाद। वो बेवकूफ़ नहीं है, उसके साथ कुछ हुआ होगा। झांग पेपाए और बाकी लोग जरूर परेशान होंगे। अब उन्हें वो नहीं मिला। उसने जरूर झांग पेपाए और बाकी लोगों को रोकने में मदद की होगी। आपका स्वागत है। लगता है आज आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। गो कियाओयू ने अचानक कहा कि उसने सिमोयान को कई बार नहीं देखा था, लेकिन हर बार वह ठंडा और चुप था। पिछली बार की बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं जितनी मैंने आज कही। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मैं पहले झांग यांग से मिलूंगा। क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ सकते हो? हाँ, 4 पहिए वाली गाड़ी स्वाभाविक रूप से पैदल चलने से ज्यादा तेज होती है। थोड़ी देर बाद वे काउंटी हॉस्टल पहुंच गए। हॉस्टल के लोगों से पूछा तो पता चला कि झांग यांग अभी भी इंतजार कर रहा है। गो कियाओयू ऊपर जाकर झांग यांग को हराना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका मन बदल गया और वह सिमोयान की ओर मुड़ी। क्या आप मुझे एक और सवारी दे सकते हैं? हाँ। गो कियाओयू मुस्कुराया और झांग यांग का कमरा ढूंढ लिया। दरवाजे पर दस्तक। कौन? गो कियाओयू ने कुछ नहीं कहा। समृद्धि। झांग यांग ने संकोच से चिल्लाया। गो कियाओयू अभी भी नहीं बोला। किनारे पर सिमोयान ने अचानक कहा, ठीक है। गो कियाओयू ने आंखें चौड़ी करके झांग यांग की ओर देखा। यह अविश्वसनीय है। क्या वह अपनी मदद खुद कर रहा है? तभी दरवाजा खुल गया। सिमोयान ने अचानक गो कियाओयू को खींचकर अपने पीछे खींच लिया। उसी समय एक तेज चाकू झांग यांग की गर्दन पर लगा और झांग यांग चुपचाप गिर पड़ा। गो कियाओयू ने फिर से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे अचेत करने की कोशिश कर रहा हूं? सिमोयान ने अपनी बाहें उठाईं और कुछ नहीं बोला। उसने एक हाथ में झांग यांग का कॉलर लिया और झांग यांग को मुर्गे की तरह बिस्तर पर फेंक दिया। अब आगे क्या करना है? सिमोयान ने धीमे स्वर में पूछा। गो कियाओयू ने अपनी नाक को छुआ और महसूस किया कि उसके सामने जो सिमोयान था वह उस सिमोयान से अलग था जिसे उसने पहले देखा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिमोयान से मेरा ज्यादा संपर्क है। शायद उनका स्वभाव ही ऐसा है। बरगद गांव में जाओ और बुरे काम करो। गो कियाओयू ने अपनी बाहें उठाईं और मुस्कुराए।
उसकी आंखें ठंडी थीं। सी मोयान, ठीक है, साथ में। गु कियाओयुए ने गुस्से से सी मोयान की ओर देखा, यह आदमी, क्या ये पहले वाला सी मोयान है? उसने कहा कि वह बुरे काम करने जा रही है, और उसने गंभीरता से कहा कि वह साथ जाएगा। मैंने कहा था कि मैं बुरे काम करने जा रहा हूँ, गु कियाओयुए ने फिर दोहराया। सी मोयान, मैं तुम्हें गाड़ी चलाकर ले जाऊंगा। गु कियाओयुए ने अपने मुंह के कोने पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये देखकर कि वह गंभीर था और मजाक नहीं कर रहा था, उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। गु कियाओयुए ने कमरे में चारों ओर देखा, कमरे की चाबी ढूंढी और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर जाने के बाद गु कियाओयु ने कहा, क्या आप जानते हैं कि वे तीनों कहाँ हैं? मैं तुम्हें ले चलूंगा। सी मोयान गाड़ी चलाता रहा और वे जल्द ही उस छिपी हुई गली में पहुंच गए जहां गु कियाओयुए दंग रह गया। गु कियाओयुए ने नजर घुमाई, कोई खाली आदमी नहीं था। उसने सी मोयान की तरफ देखा। सी मोयान ने दरवाज़ा खोला और उतर गया। थोड़ी देर बाद 3 लोगों को घास के ढेर से बाहर निकाला गया। ये गु चांगशेंग था। गु कियाओयुए की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह के कोने जोर से फड़कने लगे। सी मोयान को नरक की तरह देखो। सिमा यान में बहुत ताकत थी। उसने एक हाथ में एक उठाया और उसे पीछे वाली सीट पर फेंक दिया। वह वापस गया और आखिरी आदमी को उठाकर पीछे की सीट पर ले गया। गु कियाओयुए अपनी आंखों में संदेह के साथ उसे घूरती रही। सी मोयान ने अपनी नाक को छुआ और धीमे स्वर में कहा, मैं ऐसा पहली बार नहीं कर रहा हूं। गु कियाओयुए ने अपने मुंह के कोने से एक और जोरदार कश लिया। पहली बार, अभी तक कुशल नहीं, भूतों से झूठ बोलना। आगे क्या? बरगद गांव चलें। गु कियाओयुए ने सिर हिलाया, ठीक है, बरगद गांव। रोंगशू गांव में गु कियाओयुए बूढ़े गु के घर गया, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा। मैं निराश हो गया। जैसे ही मैं जाने वाला था, मैंने देखा कि गु वेन्नी एक तरफ से वापस आ रही है। गु कियाओयुए ने उपहास किया और सी मोयान को छिपा लिया। रुको, तुम उसे बेहोश कर दोगे। गु कियाओयु ने सीधे कहा, वैसे भी उसने आज बहुत सारे काम किए हैं और उसे इस समय की परवाह नहीं है। सी मोयान, जिन्होंने सोचा था कि वह हर समय सहयोग करेंगे, इस बार सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। नहीं। गु कियाओयुए ने उसे हैरान होकर देखा। सी मोयान ने गु कियाओयुए को देखा और कहा, वह एक महिला है। मैं महिलाओं को नहीं छूता। गु कियाओयुए ने अपने मुंह के कोने को खींचा, एक नज़र डाली, उसकी कलाई पकड़ ली और जल्दी से उसे जाने दिया। उन्होंने कहा कि वह महिलाओं को नहीं छुएंगे, लेकिन इस सफ़र पर पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को एक से ज़्यादा बार खींच चुके थे। इसके अलावा ऐसा भी लगता था कि जब वे पहली बार मिले थे, तब भी वे उसके द्वारा खींचे गए थे। गु कियाओयुए ने अपना सिर हिलाया और गु वेन्नी की ओर देखा जो आ रही थी। यदि सी मोयान ऐसा नहीं करता है, तो गु कियाओयुए इसे स्वयं ही कर सकता है। मुझे किनारे पर एक छड़ी मिली। जब गु वेन्नी वहां आए तो एक छड़ी उसे लगी, लेकिन चूंकि उसने ऐसा पहली बार किया था, इसलिए वह बात समझ नहीं पाया और उसके कंधे पर वार कर दिया। मुझे किसने मारा? गु वेन्नी चीखी, अपना कंधा ढक लिया और अपराधी को ढूंढने के लिए मुड़ी। गु कियाओयुए ने शिकायत की कि सी मोयान चाकू से लोगों को बेहोश कर सकती है। वह लाठी लेकर क्यों गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। गु कियाओयुए एक छड़ी पकड़े हुए थी और वापस मुड़ने से पहले एक और छड़ी मारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके हाथ से छड़ी छीन ली गई। गु कियाओयु ने सी मोयान की ओर देखा। सी मोयान ने एक छड़ी ली और उसे गु वेन्नी की गर्दन पर दे मारा। गु वेन्नी पलटने से पहले ही बेहोश हो गई। गु कियाओयु ने सी मोयान को देखा। किसने कहा कि अभी औरतों को मत छूना? सी मोयान ने जमीन पर पड़े गु वेन्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, बाकी के बारे में आप सोच सकते हैं। मैं महिलाओं को नहीं छूता। गु कियाओयुए सचमुच नमक सोडा का एक घूंट पीकर अपना चेहरा धोना चाहता है। क्या ये औरतों को छूना नहीं है? औरतों को न छूने का उसका क्या मतलब है? आप बस, अभी अभी मैंने जो छड़ी इस्तेमाल की है, वह गिनती में नहीं आती। गु कियाओयुए ने चुपचाप अपनी आंखें घुमाईं। तो फिर इस बार आप छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी मोयान ने गु कियाओयु के पतले शरीर और गु वेन्नी को देखा, जो स्पष्ट रूप से जमीन पर गु कियाओयु से मोटा था। भौहें सिकोड़ी, छड़ी ली और उसे गु वेन्नी के कपड़ों के चारों ओर 2 बार घुमाया, जिससे उसने छड़ी से गु वेन्नी को उकसाया। मैं जाऊंगा, और यह ऑपरेशन। गु कियाओयुए ने अविश्वसनीय निगाहों से उसे देखा। क्या अब हम जा सकते हैं? सी मोयान ने मुड़कर कियाओयु की ओर देखा। उसके ठंडे चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। गु कियाओयुए को अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई और उसने मन ही मन सोचा कि इस ठंडे आवरण के नीचे किस तरह का उमस भरा दिल छिपा हुआ है। वह सचमुच ऐसा ही है। दोपहर के समय, जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता वे झपकी ले रहे होते हैं। गु कियाओयुए ने सी मोयान को गांव के प्रवेश द्वार पर गाड़ी पार्क करने के लिए कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग उसे देख न लें। सी मोयान गु वेन्नी के आगे आगे चला, जो बेहोश हो गई थी, और गु कियाओयुए उसके पीछे पीछे चला।
उसे हमेशा लगता था कि गु वेन्नी अचानक उससे गिर पड़ेगी। कार तक का पूरा रास्ता खतरे से खाली नहीं था। मुझे कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति नहीं मिला। सिमा यान ने गु वेन्नी को पीछे की सीट पर फेंक दिया और वे काउंटी हॉस्टल की ओर भागे। शुरू से अंत तक सीमो यान ने गु कियाओयू से यह नहीं पूछा कि वह क्या करना चाहती है, बल्कि आदेश का पालन किया और लोगों को काउंटी हॉस्टल में ले गया। झांग यान का दरवाजा खोलो। झांग यांग अभी भी बिस्तर पर चक्कर खा रहा है। गु कियाओयू ने सीधे गु वेन्नी को बिस्तर पर फेंक दिया। चूंकि आप शादी करना चाहते हैं तो उसे शादी करने दीजिए, लेकिन वे किससे विवाह करते हैं इसमें वे कोई मदद नहीं कर सकते। बिस्तर पर दो लोगों को देखते हुए गु कियाओयू ने बिना कुछ कहे गु वेन्नी के कपड़े ले लिए। उसने अपने दांत काटे और झांग यांग के कपड़े उठाना चाहा, लेकिन उसे घृणा हुई। इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। युए, क्या तुम अंदर हो? युए, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मैं दादी हूँ, कोई बेवकूफ़ी मत करो। युए, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। ये दादी गु की आवाज़ थी। उसके बाद ली लिंगलिंग की आवाज़ थी। कियाओयू, आज्ञाकारी बनो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। हम सब जानते हैं कि तुम झांग यांग को पसंद करती हो। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, कोई बेवकूफ़ी मत करो। वे अब यहाँ हैं। उनका मकसद साफ जाहिर है। वे गद्दारों को पकड़ने आए हैं। अगर सीमो यान उससे नहीं मिला होता तो गु कियाओयू को गु परिवार ने यहीं पकड़ लिया होता। उस समय वे बस अंदर आए और गद्दार को बिस्तर पर पकड़ लिया। वह ये नहीं बता सकती कि उसके पास 100 मुंह है या नहीं। गु कियाओयू का चेहरा बदसूरत है। वह अब बाहर जाकर बूढ़े गु के लोगों को मारना चाहती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से निकल जाओ और संदेह से छुटकारा पा लो। दादी गु और ली लिंगलिंग की आवाज़ों के अलावा बाहर कुछ अन्य लोगों की आवाज़ें भी हैं। बरगद गांव का मुखिया भौहें चढ़ाकर बूढ़ी महिला गु से पूछ रहा है, क्या आपको यकीन है कि गु कियाओयू मरने के लिए वापस आएगा? जैसे ही वह काउंटी हॉस्टल पहुंचा उसे इसका संदेह हो गया। श्रीमती गु और अन्य लोग आज उन्हें ढूंढने के लिए दौड़े और कहा कि गु कियाओयू को अचानक पता नहीं क्यों उसने कहा कि वह झांग यांग के साथ भाग जाना चाहती थी और कहा कि अगर वह झांग यांग का पीछा नहीं करेगी तो वह मर जाएगी। उस समय उन्हें विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार बूढ़ा परिवार और झांग पेइपाई बहुत कठोर थे। हालांकि बुजुर्ग महिला गु इतनी ईमानदार थी कि वह लगभग घुटनों के बल बैठकर उससे विनती करने लगी। आखिरकार उसने कहा कि वह गु कियाओयू की दादी थी। झांग पेइपाई और लाओ झांग इस बात से सहमत नहीं थे कि गु कियाओयू और झांग यांग साथ थे, इसलिए वे उससे विनती करने आए। उसने कुछ ज़रूरी बातें कहीं। गु कियाओयू ने कहा कि वह भागकर मौत मांगना चाहती है। आखिर इंसानी जान का सवाल था। रोंगशु गांव के मुखिया ने देर न करते हुए एक साइकिल ढूंढी और लोगों के एक समूह का पीछा करते हुए किसी को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन किसी को काउंटी हॉस्टल मिला। रोंगशु गांव के मुखिया को हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। श्रीमती गु ने जल्दी से कहा, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, ये यहीं होना चाहिए। श्रीमती गु ने दरवाजे पर जोर से चिल्लाते हुए कहा। ली लिंगलिंग ने सीधे कहा, आप दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाते? अगर सचमुच कुछ हो गया तो। बरगद गांव का मुखिया एक पल के लिए हिचकिचाया और बूढ़ी महिला गु ने सीधे कहा, दरवाजा मारो। कमरे में गु कियाओयू का चेहरा बहुत उदास था। श्रीमती गु बहुत दयालु थीं। वे न सिर्फ खुद आईं बल्कि उन्होंने बहुत से लोगों को भी आमंत्रित किया था। अब देखते हैं कि वह टुकड़ों को कैसे उठाती है। सिमा यान ने गु कियाओयू को बदसूरत चेहरे से देखा, खिड़की की ओर इशारा किया और कहा, वहां जाओ, ये दूसरी मंजिल है। गु कियाओयू ने भौहें चढ़ाकर फुसफुसाया। सीमो यान मुस्कुराया, अचानक गु कियाओयू को गले लगाया और दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे कूद गया। गु कियाओयू डर से चीख पड़ा। सीमो यान के पास अभी भी गु कियाओयू के मुंह को ढकने के लिए अपना हाथ रखने का समय था। शश, अपनी आवाज़ धीमी रखो और पकड़े मत जाना। गु कियाओयू की आंखें बाहर निकल आईं और पूरा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। ऊंचे स्थान से गिरने का भय उसके हृदय में असीम रूप से फैल गया और वह बुरी तरह कांपने लगी। सिमा यान गु कियाओयू को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसे जमीन पर बेसुध पड़ा पाया। पूरा व्यक्ति कांप रहा था, उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। ठीक ठाक है, सीमो ने सांत्वना भरी आवाज दी। हालांकि गु कियाओयू अभी भी जमीन पर बैठा था और अधिक गंभीर रूप से कांप रहा था। सीमो यान ने भौहें चढ़ाईं और उसे देखने के लिए नीचे बैठ गया। लेकिन उसने पाया कि उसका पूरा चेहरा पसीने से तर था। उसका चेहरा सफ़ेद कागज़ के टुकड़े की तरह सफ़ेद था। उसने अपनी आंखें कसकर दबा रखी थीं और यहाँ तक कि उसकी पलकें भी कांप रही थीं। पूरा व्यक्ति अत्यंत भयभीत लग रहा था। सीमो यान के दिल की गहराइयों में कहीं दर्द महसूस हुआ और उसने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे धीरे से गले लगा लिया। ये ठीक है, ये ठीक है, डरो मत, ये ठीक है। कोमल आवाज़ ने गु कियाओयू के कांपते शरीर को थोड़ा आराम दिया, लेकिन उसने अभी भी अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। सब ठीक है, डरो मत, अपनी आंखें खोलो, हम उतर गए हैं, सब सुरक्षित है।
सिमा यान की आवाज़ गू कियाओयू के कान में गूंज उठी और गू कियाओयू ने डर के मारे धीरे से अपनी आंखें खोलीं। लेकिन वहां अंधेरा था। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आवाज़ कोमल थी, मानो वह उसके हृदय की गहराइयों में पड़े आघात को भर देगी। गू कियाओयू थोड़ा होश में आए और उसने पाया कि वह किसी और की बाहों में थी और उसका चेहरा किसी और की छाती में दबा हुआ था। मैं ठीक हूँ, गू कियाओयू ने शांति से कहा। सिमा यान ने उसे जाने दिया। हालांकि उसका चेहरा अभी भी पीला था, पर पहले से काफ़ी बेहतर था। उन्होंने कहा, माफ़ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपको ऊंचाई से डर लगता है। गू कियाओयू ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, यही एकमात्र रास्ता है, हमें बाहर आना ही होगा। हाँ, उसे ऊंचाई से डर लगता है। इतनी ऊंची मंजिल से नीचे धकेले जाने पर घबराहट भरी चीखों की एक श्रृंखला से स्पष्ट रूप से मृत्यु का भय महसूस हुआ, जबकि मैं अभी भी होश में था। वह ऊंचाइयों से कैसे नहीं डरती? गू कियाओयू 2 बार कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। तभी अचानक एक कर्कश आवाज़ उसके सिर के ऊपर से गुजरी। दरवाज़ा खटखटाया गया। श्रीमती गू अपने सामने का दृश्य देखकर चौंक गईं और उन्होंने झांग यांग और गू चांगशेंग को जगा दिया। उस समय वह इस पर हंगामा कर रही थीं। गू कियाओयू एक क्षण के लिए रुका, खड़ा हुआ, ऊपर की ओर देखा, उपहास किया और कहा, क्या आप उत्साह देखना चाहते हैं? बूढ़े परिवार वालों ने उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहां इतने सारे लोग उत्साह देख रहे थे। अगर वह नहीं जाती तो क्या होता? मुझे नहीं पता कि जिन लोगों को वृद्ध परिवार ने आमंत्रित किया है वे ऐसा दृश्य देखकर कैसा महसूस करेंगे। सिमा यान ने कुछ देर तक गू कियाओयू को ध्यान से देखा। उसने देखा कि अब उसे डर नहीं लग रहा था और वह थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। सिर हिलाया और कहा, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। गू कियाओयू ने व्यंग्य किया। बिल्कुल, मैं ऐसे मज़े के बिना कैसे रह सकता हूँ। सीमोयान ने अचानक अपने होंठ पकड़े और मुस्कुराया। गू कियाओयू ने उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा और दंग रह गई। उसे बस यही लग रहा था कि इस वक्त उसकी जवानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उस पल उसकी मुस्कान मानो उसके दिल में उतर गई। इस समय सीमोयान के चेहरे पर मुस्कान अचानक बंद हो गई, भौहें तन गईं और गू कियाओयू को छज्जे के नीचे खींच लिया। गू कियाओयू ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा और चुपचाप पूछा, क्या चल रहा है? सीमोयान ने ऊपर की ओर इशारा किया और बताया कि ऊपर से कोई नीचे देख रहा है। गू कियाओयू ने सिर हिलाया और उसे पता था कि ऊपर वालों को शक हो सकता है। वह नीचे देख रहा था। बिना रुके वे छत के चारों ओर घूमते हुए आगे की ओर चले गए और आगे से दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। बुढ़िया गू सचमुच बहुत क्रूर है। अनुमान है कि वह गू कियाओयू को एक ही झटके में मार डालना चाहती है। कई लोगों को बुलाया गया है। पूरी दूसरी मंजिल अंदर और बाहर लोगों से भरी हुई है। हर कोई एक महिला के बारे में बात कर रहा है जो एक आदमी के साथ भाग गई और उसे चावल पकाते हुए पकड़ा गया। अफसोस, आप कहते हैं कि बेटी का परिवार बहुत ज्यादा आत्मप्रेमी है। वह लोगों से 4 गुना छोटी है। इस तरह जीने का क्या मतलब है? वैसे उस लड़की का नाम क्या है जिसका जिक्र बुढ़िया ने अभी किया था? मुझे याद है, लगता है ये गू कियाओयू है। अफसोस, ये बहुत ज्यादा आत्मप्रेमी है। अल्पविराम। गू कियाओयू सीमोयान को उत्साह देखने के लिए अंदर खींचने ही वाला था कि अचानक उसने अपना नाम सुना और दंग रह गया। आपने उस महिला का नाम क्या बताया था? गू कियाओयू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। पुराने परिवार इतना बेशर्म नहीं होगा, लेकिन ये भी अपने आप पर मलबेसिन बकसुआ होगा। सौभाग्य से वह आ गई, वरना मुझे नहीं पता कि बूढ़ा गू परिवार क्या कर रहा है। गू कियाओयू, यही नाम है जो श्रीमती गू ने बाहर चिल्लाकर कहा था। हाँ, ये गू कियाओयू है। वह अभी भी अंदर रो रहा है। गू कियाओयू एक एक करके रोता है। लोगों ने सोचा कि कोई और जिज्ञासु व्यक्ति होगा। ज्यादा गपशप नहीं होती थी, इसलिए सीधे सीधे कह दिया। गू कियाओयू का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने 2 बार उपहास किया और कहा, हे, मैंने हर जगह अपनी बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं गू कियाओयू हूँ जो यहाँ खड़ा हूँ। तुम अंदर क्यों हो और दूसरों के साथ भाग रही हो? क्या तुम हंसते हंसते मर जाना चाहती हो? मैं देखूंगा कि कौन मेरा नाटक कर रहा है। गू कियाओयू ने जोर से कहा और अंदर भाग गया। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि वह कौन है जो खुद होने का नाटक कर रहा है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अगर वह आदमी सार्वजनिक रूप से उजागर हो गया तो बूढ़े गू के चेहरे का क्या होगा। देखने वाले और भी उलझन में पड़ गए। उस आदमी ने खुद को गू कियाओयू बताया। वहां कौन लोग थे? बूढ़ी महिला को ये क्यों चिल्लाना पड़ा कि अंदर वाला व्यक्ति गू कियाओयू है? लोग बाहर संदेह से बात कर रहे हैं। गू कियाओयू वहां से गुजरा, बंद दरवाजे को देखा, उपहास किया और दरवाजे को धक्का देने वाला था, लेकिन अंदर मौजूद लोग अचानक दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। सीमोयान ने गू कियाओयू को एक तरफ खींच लिया। गू चांगशेंग बाहर निकलते हुए चिल्लाया, गू कियाओयू, तुमने कहा था कि तुम मुझे सबसे बड़ा भाई बना दोगे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम इतने भ्रमित क्यों हो?
दादी तुमसे प्यार करती हैं और उन्होंने तुमसे झांग यांग के साथ रहने का वादा किया था। तुम इतने अवज्ञाकारी क्यों हो और तुम्हें ऐसा काम क्यों करना पड़ रहा है? गु दाहाई भी उसके पीछे चिल्लाया। क्याओ यू, यह मेरे दूसरे चाचा नहीं हैं। मैंने कहा कि तुमने ऐसा किया है। अरे, अगर झांग यांग का परिवार असहमत हो तो तुम्हें क्या लगता है? गु क्याओ यू की आंखें चौड़ी हो गईं। ये काफी बेशर्मी है। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो उन्होंने उसे बदनाम करने की भी कोशिश की। क्या वाकई उन्होंने इन लोगों को मूर्ख समझा था, या फिर उन्होंने सोचा था कि गु क्याओ को जमीन पर पटक दिया जाना चाहिए और अपने पुराने परिवार का दोष उसी पर मढ़ा जाना चाहिए? सिमा यान ने गु क्याओ को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और अचानक आगे बढ़कर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। गु क्याओ ने उसकी ओर देखा। इधर बूढ़ी महिला गु भी पीछे से चिल्लाए, बकवास बंद करो और चुप रहो। क्याओ यू के बारे में किसी को मत बताना। मेरी बेचारी यूए र एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वाली लड़की है। कुछ मत कहो। यूए र को जल्दी से वापस ले जाओ। हाँ माँ, आपको चांद सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन देखो बच्चा क्या कर रहा है। कुछ मत कहो। गु क्याओ वैसे भी मेरे पुराने गु की बेटी है। अब जब ये हो गया है तो झांग यांग को गु क्याओ से शादी करने देने को तैयार है और सब ठीक हो जाएगा। अल्पविराम। पुराने गु परिवार ने कहा कि उन्हें गु क्याओ की प्रतिष्ठा के बारे में चिंता करनी चाहिए, लेकिन गु क्याओ एक एक करके चिल्लाया, इस डर से कि बाहर के लोगों को पता न चले कि अंदर के लोग वास्तव में गु क्याओ थे। गु क्याओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों की गहराई तक नहीं पहुंची। उसकी ठंडी आंखें बूढ़े परिवार पर टिकी थीं। सीमुयान ने गु क्याओ के सिर को सहलाया, धीरे से मुस्कुराया और उसके कान में कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और वह बाहर चला गया। आप कहते हैं कि यह आदमी मेरी बहन गु क्याओ है? सीमोयान अचानक लाओ गु के परिवार के सामने प्रकट हुए और ठंडे स्वर में बोले। पुराने गु परिवार के लोग सीमोयान को देखकर चौंक गए। गु चांगशिंग, गु दाहाई और अन्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। गु क्याओ बेहोश हो गया। सीमोयान ने उन्हें बेहोश कर दिया था। जब वे होश में आए तो उन्होंने सीमोयान को नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि उसने गु क्याओ का ध्यान रखा है और ज्यादा कुछ नहीं सोचा। आखिरकार गु क्याओ बेहोश हो गया। वह गु क्याओ का भाई है। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये देखकर कि वृद्ध परिवार कुछ नहीं बोल रहा, सीमुयान ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम लोगों ने अपनी इच्छा से मेरी बहन की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी है। उसके सिर से कपड़ा हटाओ। मैं अपनी बहन को नहीं जानता। सीमुयान की एक बहन थी और उसने गु वेन्नी से उसके सिर पर से ढका कपड़ा हटाने को कहा, जिससे पुराने गु परिवार को परेशानी महसूस हुई। साफ है कि सब कुछ कितना सहज है। अचानक ऐसा क्यों हो गया? श्रीमती गु ने हिचकिचाते हुए ऊंची आवाज में कहा, श्री सी, ये हमारे पुराने परिवार का मामला है। यूएर और झांग यांग सहमत हैं। कृपया हस्तक्षेप न करें। ओह, मैं झांग यांग से सहमत हूँ। मुझे क्यों नहीं पता? गु क्याओ भी उपहास करते हुए बाहर आया, सीमुयान के पास खड़ा हो गया और दरवाजे पर खड़े लोगों को ठंडी निगाहों से देखने लगा। गु लाओताई, गु दहाई, गु दाजुन, ली लिंगलिंग, गु चांगशिंग और गु वेनी, जो सिर पर कपड़ा पहने किसी को भी देखने से डरती है। इनमें से कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं है। उसके पिछले जीवन में पुराने परिवार में हर कोई उसकी त्रासदी से छुटकारा नहीं पा सकता है। इस जीवन में वे जो कार्य करते हैं वे अक्षम्य हैं। गु क्याओ, तुम यहाँ क्यों हो? गु चांगशिंग अभी जवान था और अपनी सांस नहीं रोक पा रहा था। गु क्याओ को देखते ही वह चीख पड़ा। झांग यांग भी वहां आया और गु क्याओ को प्रसन्न चेहरे से देखने लगा। जल्द ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। वृद्ध परिवार को जल्द ही बात समझ में आ गई। गु क्याओ इस समय यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसमें अभी जो कुछ भी है वह गु क्याओ द्वारा ही बनाया गया होगा। गु वेन्नी को झांग यांग के बिस्तर पर ले जाओ और वह खुद भाग सकती है। धत्तेरी की बदकिस्मती से अभी अभी वहां बहुत झगड़ा हुआ था और गु वेन्नी हर समय रो रही थी। हर कोई जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए बेचैन था और उनका मन दूसरों पर ध्यान देने का नहीं था। यहाँ तक कि वे बिना किसी कारण के झांग यांग के कमरे में क्यों आए, इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। ये सब गु क्याओ द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। गु क्याओ, ये तुम हो। तुमने मुझे बेहोश कर दिया, है ना, तुम सांप दिल वाली औरत। गु वेन्नी ने अचानक शुरुआत में ढके कपड़े को उठाया और गु क्याओ की ओर दौड़ी। गु क्याओ उससे मिलने जा रहा है। सिमा यान ने अचानक एक पैर आगे बढ़ाया और गु वेन्नी सीधे सिमा यान के जूते के तलवों से टकराया। सिमा यान के प्रयास के बिना गु वेन्नी कई कदम पीछे हट गया। सीमोयान ने भौहें सिकुड़ी और अपने तलवे की ओर देखा। गु वेन्नी को उसका चेहरा बदसूरत लगा और फिर उसने अपने तलवे की ओर देखा। पीछे मुड़कर देखते हुए गु क्याओ ने कहा, वापस जाओ और मेरे जूतों का मुआवजा दो।
अन्य लोग यह नहीं समझ पाते कि वह जूतों के बारे में कैसे बात कर रहा है, लेकिन गु कियाओयू समझ जाता है। इस आदमी ने कहा था कि वो औरतों को नहीं छूता, अब ये जूते औरतों को छू रहे हैं। शायद वो ये नहीं चाहता। इसका मतलब यही होना चाहिए। गु कियाओयू ने अवाक होकर उसकी ओर देखा और सीधे कहा, आपके जूते इतने महंगे हैं कि मैं उनका भुगतान नहीं कर सकता। अंदाज़ा है कि उसके पैरों में चमड़े के जूतों की कीमत दर्जनों में होगी। बदले में कितने रुगामों और ठंडी खाल बेचनी पड़ेगी, सिर्फ इसलिए कि तुमने किसी औरत को छुआ, तुम उसे नहीं चाहते। ये बहुत अधिक काम और बर्बादी है। आपके द्वारा इसे स्वयं ही किया जा सकता है। सीमोयान ने अपनी बाहें उठाईं और अच्छे मूड में कहा। गु कियाओयू ने कहा, मैं नहीं करूँगा। इतने वर्षों से जूते न बनाने के कारण ये कौशल उनके द्वारा बहुत पहले ही आसमान से फेंका जा चुका है। सीमोयान, तो पहले इसका भुगतान करो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गु कियाओयू फिर से अवाक रह गया। वे ऐसे बात कर रहे थे जैसे यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन उस समय देखने वाले मूर्ख थे। क्या तमाशा चल रहा है? वहाँ मौजूद कई लोग श्रीमती गो द्वारा रोंगशू गांव से गु कियाओयू को ढूंढने के लिए लाए गए थे। उस समय वे सब एक दूसरे को देख रहे थे। ये बूढ़ा परिवार क्या कर रहा है? मैडम गो, क्या हो रहा है? रोंगशू गांव के मुखिया ने श्रीमती गो को काले चेहरे से देखा। वह आना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों ने उसे आने देने पर जोर दिया और धमकी दी कि अगर गु कियाओयू के साथ कोई दुर्घटना हुई तो वह, गांव का मुखिया, इससे छुटकारा नहीं पा सकेगा। अप्रत्याशित रूप से लाओबू के परिवार के लोगों का दिमाग इतना खराब है और उनकी अपनी पोती इतनी खतरनाक है। क्या इसमें कोई इंसानियत है? मैडम गु, ये वही है जो आपने मुझे दिखाया। ये गु वेन्नी है जो किसी के साथ भाग गई थी, लेकिन आपको कहना होगा कि यह गु कियाओयू है। मैडम गु, हालांकि झांक पे पाए और आपके बेटे का तलाक हो गया है, गु कियाओयू भी आपकी अपनी पोती है। इस तरह आप अपनी पोती की प्रतिष्ठा बनाए रखती हैं। आपको हमें रोकना होगा, बस हमें ये देखने दो। अल्पविराम। चारों ओर लोग बातें कर रहे थे। जब मैंने बूढ़ा गु परिवार, बूढ़ी गु महिला और तलाक शब्द सुने तो मेरे आसपास के लोग समझ गए। हम सभी जानते हैं कि ये लोग रोंगशू गांव के पुराने गु परिवार के लोग हैं। वे गु कियाओयू के परिवार को नुकसान पहुंचाने के तरीके सोच रहे हैं। ये लोग कोई और नहीं हैं। ये सब वहां के बाजार से उत्साह देखने आए हैं। श्रीमती गु और अन्य लोगों को पूरे बाजार में फैक्ट्री के गेट तक ले गए और जोर जोर से चिल्लाते रहे। उन्होंने बताया कि गु कियाओयू और झांग यांग भाग गए हैं और गु कियाओयू को नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने किसी से गु कियाओयू को ढूंढने में मदद मांगी। इससे पूरे काउंटी को पता चल गया, विशेष रूप से पास की फैक्ट्री में जहां गु कियाओयू और अन्य लोगों ने एक स्टॉल लगाया था। कई लोग किसी को खोजने में मदद करने के लिए उनके पीछे पीछे चले गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह पुराने परिवार के लोगों ने बनाया था। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इन पुराने परिवार के लोगों को 1000 चाकुओं से काट डालना चाहिए। एक परिवार दूसरों की अच्छाइयों को नहीं देख सकता। अगर तुम दूसरों की लड़कियों को नहीं मारोगे तो तुम नहीं रुकोगे। कितना बड़ा बदला है। बिजली गिरने से सावधान। अल्पविराम। वृद्ध परिवार को यह उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस हद तक विकसित हो जाएंगी। ये साफ था कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने झांग यांग से भी बातचीत की थी। कहा जाता था कि गु कियाओयू उसके साथ भाग गई थी। उस समय भी जनमत के दबाव के कारण गु कियाओयू को झांग यांग से शादी करनी पड़ी थी। पर अब गु कियाओयू और सीमोयान की अचानक उपस्थिति ने उनकी पूरी गति को बाधित कर दिया। गु कियाओयू ने उन्हें ठंडेपन से देखा और ठंडेपन से कहा, दादी, मैं आपका सम्मान करता हूँ दादी, लेकिन आप स्पष्ट रूप से मुझे बार बार मारना चाहती हैं। गु चांगशेंग अचानक चिल्लाया, गु कियाओयू, यहाँ बकवास मत करो। हम सब यहाँ क्यों हैं और विनी अचानक यहाँ क्यों आ गई? मत कहो कि तुम्हें नहीं पता। वह भी कुछ नहीं बोला, बस इसके बारे में सोच रहा था। उन्हें सीमोयान ने पीटा था, इसलिए ये सबसे अधिक संभावना है कि सीमोयान उन्हें यहाँ लाया था। और गु वेन्नी, मुझे डर है कि वे उन्हें यहाँ भी लाए थे। वे जैसे को तैसा की नीति अपनाते हैं और जानबूझकर उनके विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करते हैं। गु कियाओयू ने उपहास किया और खंडन नहीं किया, बल्कि धीमे स्वर में कहा, कुछ मत कहो। सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो जाओ। गु कियाओयू ने ठंडे स्वर में कहा और मुड़कर चला गया। गु कियाओयू। झांग यांग अचानक चिल्लाया। गु कियाओयू की पीठ की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, गु कियाओयू, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये गु चांगशेंग है। ये सब उसी का काम है। उसने ही इन सब चीज़ों की योजना बनाई है। और तुम्हारी दादी ने कहा था कि तुम्हारे माता पिता का तलाक हो गया है। तुम उत्तेजित हो गई थी और पागल हो गई थी। मुझे पाने से पहले तुम्हें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो अपने दिल की गांठ खोल सके। मुझे सच में नहीं पता कि वे तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। झांग यांग जोर से चिल्लाया। वह मूर्ख नहीं है।
जब उसने गु कियाओयुए को बूढ़े गु परिवार के साथ एक जैसा व्यवहार करते देखा तो वह समझ नहीं पाया। बाहर फैली अफवाहें सच हैं। लाओ गु के परिवार ने जानबूझकर उससे झूठ बोला है। उसे नहीं पता कि इसका मकसद क्या है। हालांकि वह जानबूझकर गु कियाओयु को बदनाम करना चाहता है। घृणा से वह बस उनकी बातों पर विश्वास करता था और उनकी बातों पर विश्वास करता था। जब तक गु कियाओयु की प्रतिष्ठा खराब है, वह समय आने पर शांति की एक शाखा आगे बढ़ाएगा और गु कियाओयु उसका अनुसरण करेगा। अब ऐसे में अगर आप जल्द से जल्द इस रिश्ते से छुटकारा नहीं पाएंगे तो गु कियाओयुए जरूर उससे मिलने में हिचकिचाएगी। उस समय गु कियाओयुए से शादी का जिक्र मत करना। ये तय नहीं है कि गु कियाओयुए उससे नफरत करेगी या नहीं। गु चांगशेंग ने गु कियाओयुए से पूरे दिल से निपटा। उसने कभी नहीं सोचा था कि झांग यांग इस समय अचानक उसके खिलाफ हो जाएगा और उसकी आंखें नफरत से लाल हो गईं। क्या मतलब है तुम्हारा, झांग यांग? हम सब सहमत हैं। क्या अब तुम वापस लौटना चाहते हो? झांग यांग ने उसे अनदेखा किया और गु कियाओयु से कहना जारी रखा, गु कियाओयु, मुझे गु चांगशेंग ने धोखा दिया था। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा विश्वास करो और मेरा गु वेन्नी से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं केवल तुम्हें पसंद करता हूँ। झांग यांग ने गु कियाओयुए को स्नेह से देखा और किसी भी बात की परवाह किए बिना आगे कहा। उन्होंने ये भी कहा कि तुम अपने पिता का अनुसरण करने जा रही हो। लाओ झांग के लोगों ने लोगों को जाने नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें शादी का उपहार स्वीकार करने के लिए रोके रखने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि लाओ झांग के लोग बहुत दबंग थे और उन्होंने मुझसे उपहार देने के लिए कहा। हाँ, यही बात है। दरअसल वे बस तुम्हारी शादी मुझसे करवाना चाहते थे और उपहार के पैसे लेना चाहते थे। देखने वालों ने परिवार के वृद्ध सदस्यों को देखा और उनसे और भी अधिक घृणा करने लगे। इस जोड़े ने तलाक ले लिया और अपनी पोती को भी धोखा देकर शादी कर ली और सगाई के तोहफे भी ले लिए। ये पुराने घराने के लोग कितने बेशर्म हैं। रोंगशु गांव के लोग और गांव के मुखिया झांग यांग की बातें समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें इस बात का पछतावा था कि वे इस गंदे पानी में क्यों आए और उन्होंने गु कियाओयु की प्रतिष्ठा को लगभग ठेस पहुंचा दी। इस समय गु कियाओयु भी समझ गया। उसने श्रीमती गु को ठंडेपन से देखा, उपहास किया और कहा, हे, तुम सच में मेरे बारे में सोचते हो। मुझे बस यह नहीं पता कि दादी मुझे कितने में बेचने की योजना बना रही हैं। झांग यांग ने अचानक कहा। इससे पहले गु चांगशेंग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह चाहता था कि मैं दुल्हन की कीमत के 1000 युआन ले लूं। जैसे ही झांग यांग ने ये कहा, भीड़ फिर से बातचीत करने लगी। $1000 यहाँ कोई छोटी रकम नहीं है। ये बुजुर्ग परिवार के लोग इतने काले दिल के हैं कि लोगों को बेच रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो यूं ही कह रहा हूं। गु चांगशेंग ने जल्दी से टोका। झांग यांग ने गु कियाओयु से कहा, गु कियाओयु, अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं 1000 युआन का सगाई का उपहार देने को तैयार हूं। मैं इसे पुराने गु परिवार को नहीं दूंगा। मैं इसे उसी को दूंगा जिसे तुम देना चाहोगी। झांग यांग के शब्दों से बूढ़े गु परिवार को खून की उल्टी हो गई। $1000, मैं बस अपने आप से गुजर गया। मूल रूप से अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो झांग यांग सगाई के उपहार देने को भी तैयार होता। सगाई के उपहारों की पूरी 1000 युआन की राशि उसकी अपनी होती। पर अब इस समय झांग यांग के अस्थायी दलबदल ने श्रीमती गु को सिरदर्द में डाल दिया। ये जानते हुए कि मामला अब ठीक नहीं हो सकता, उन्होंने बिना किसी कुतर्क के सीधे उसकी गर्दन पर हाथ मारा और कहा, मैं इतने सालों से तुम्हें घर पर पाल रहा हूँ। शादी के बाद तुम्हें सगाई के तोहफे मिलना स्वाभाविक है। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि झांग यांग तुम्हें देख सकता है। झांग यांग से आज्ञाकारी होकर शादी करो, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। हा, क्या बात है। गु कियाओयु हंसी और कदम दर कदम आगे बढ़ी। उसकी नज़रें बूढ़े गु परिवार के लोगों पर ठंडी पड़ गईं। उसने अनजाने में उन्हें देखा और अपना सिर नीचे कर लिया। आखिरकार उसने अपना शरीर श्रीमती गु पर टिका दिया, जो दीवार से भी मोटी थीं। मुझे पालोगे, ये सबसे मज़ेदार चुटकुला है जो मैंने बचपन से सुना है। आपको क्या लगता है कि आपकी बात पर कौन विश्वास करेगा? बरगद गांव इतना बड़ा है कि यह तेजी से फैल सकता है। गांव में हर कोई जानता है कि बूढ़े गु का परिवार बचपन से ही गु कियाओयुए के परिवार के साथ कैसा व्यवहार करता था। गु कियाओयुए की आवाज गिर गई और रोंगशु गांव से श्रीमती गु द्वारा लाए गए सभी लोग श्रीमती गु की बेशर्मी से आश्चर्यचकित थे। मैडम गु, ये तो पहले से ही मामला है। लोगों को जल्दी से वापस ले जाए। आपका पुराना परिवार सामना नहीं करना चाहता। आप बरगद गांव में अकेली परिवार नहीं हैं। बाकी सभी को सामना करना होगा। रोंगशु गांव के मुखिया को इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने उसका पीछा क्यों किया और उन्हें लगा कि उनके अच्छे गांव को बूढ़े परिवार ने बर्बाद कर दिया है। बाद में जब लोग अपने पुराने परिवार के बारे में बात करेंगे तो उन्हें अपना बरगद गांव भी जोड़ना पड़ सकता है। इस विचार पर रोंगशु गांव के लोग बूढ़े परिवार को थप्पड़ मारना चाहते थे।
श्रीमती गु ने 1000 युआन की दुल्हन की कीमत पर ध्यान देने का मन बना लिया। दूसरों की परवाह किए बिना वह अचानक जमीन पर बैठ गईं और सब कुछ उगल दिया। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसी सफ़ेद आंखों वाली भेड़िया जैसी पोती क्यों पाली? ये मेरी बुढ़िया को मारने के लिए है। झांक पेपे, तुम हजारों चाकुओं से मारते हो। देखो तुमने कितना बुरा किया है। तुमने मेरी पोती को क्या सिखाया है? मुझे अपने पुराने परिवार पर तरस आ रहा है। तुम मेरे पुराने परिवार को कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हो? बूढ़ी महिला गु जमीन पर बैठ गई, अपने पैरों को लात मार रही थी और अपने मुंह को डांट रही थी। गु क्याओयुए ने भयंकर रूप से भौहें चढ़ाईं। आप उसे डांट सकते हैं, लेकिन झांक पेईपीपाई को डांटें। उसकी मुट्ठियां आपस में भींची हुई थीं। वह बस ऊपर जाकर उस आदमी को पीटना चाहता था। बगल में खड़े सिमोयान ने उसका हाथ पकड़ा, अपना सिर हिलाया और कहा, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जाओ। गु क्याओयुए ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। वह हैरान थी। अभी अभी उसने बताया था कि वह पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो गई थी, लेकिन वह सिर्फ पुराने गु परिवार के लोगों को डराने के लिए थी। यदि वह वास्तव में सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के पास जाती है, तो उसके पास कोई सबूत नहीं है कि वह लाओ गु के परिवार को जेल जाने दे सकती है। सिमोयान ने अचानक उसकी ओर आंख मारी। गु क्याओयुए का ठंडा चेहरा अचानक नर्म पड़ गया। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए था। गु क्याओयुए स्तब्ध रह गया, लेकिन मैं जल्द ही उसका इरादा समझ गया। गु क्याओयुए ने थोड़ा सा तैरते हुए दिल को सुझाने के लिए अपना सिर नीचे किया, ऊपर देखा और ठंडे स्वर में कहा, सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में जाओ। उन्होंने रोमशू गांव के मुखिया से ये भी कहा, चाचा, हम सभी अपने परिवार और अपने पुराने परिवार के बारे में जानते हैं। मैं और कुछ नहीं मांगता। मैं बस यही मांगता हूं कि मेरी बहन और मुझे उनके द्वारा बिना किसी कारण के बेचा न जाए। ये शब्द सत्य और मार्मिक हैं। अपनी ही दादी द्वारा सताई गई एक लड़की ने और कुछ नहीं मांगा, बस यही कि उसके रिश्तेदार उसे न बेचें। बरगद गांव के मुखिया जस्ट लिंगरन ने कहा, लड़की, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो कह दो। आज की बातें सबकी नज़रों में हैं और पक्षपात नहीं करेंगी। कई लोगों के बार बार कहे गए शब्दों ने अंततः श्रीमती गु को भयभीत कर दिया। अपना सिर हिलाएं और चिल्लाएं, नहीं, मैं सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो नहीं जाऊंगा। यदि आप वास्तव में झांग यान के साथ सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में जाते हैं, जो अचानक दलबदल कर गए, तो आप घर पर जो कुछ भी किया है उसे छिपा नहीं सकते और सिमोयान को कोई लाभ नहीं मिल सकता। गु चांगशेंग भी डर गया था, लेकिन वह श्रीमती गु जितना अज्ञानी नहीं था। उसने ध्यान से अपने किए का हिसाब लगाया और पाया कि यह उसे सजा देने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए वह फिर से घमंडी हो गया। गु क्याओयुए, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जाने में क्या बुराई है? ईमानदार अधिकारियों के लिए घर का काम रोकना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो किसी का पक्ष लेगा। हे, सैन्य मुख्यालय के महत्वपूर्ण सदस्यों पर खुलेआम हमला करना कोई घरेलू काम नहीं है। सिमोयान के शब्द अचानक आए और सभी ने उसकी ओर देखा। गु क्याओयु भी ऐसा ही है। एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी पर हमला। क्या सिमोयान ने अपनी मदद इतनी सक्रियता से इसलिए की क्योंकि पुराने परिवार ने उसे पीटा था? ये पुराने परिवार के लोग पागल हैं। सिमोयान ने भी लड़ने की हिम्मत की, लेकिन ये भी गलत है। क्या सिमोयान मोस ग्रुप के जनरल मैनेजर नहीं हैं? आप फिर से सैन्य मुख्यालय के एक महत्वपूर्ण सदस्य क्यों हैं? गु क्याओयुए के 2 वर्षीय भिक्षु भ्रमित थे और उन्होंने सिमोयान के ठंडे तरीके को सुना। मैं मोह समूह का महाप्रबंधक हूँ। मेरे पिता और दादा सैन्य मुख्यालय में उच्च पदों पर हैं। हालांकि मैं सैन्य मुख्यालय से नहीं हूँ, फिर भी मैं भी सेना का अधीनस्थ हूँ। स्वाभाविक रूप से मेरी बहन भी सेना की अधीनस्थ है। गु चांगशेंग, गु दाजुन और गु दाहाई ने मेरी बहन पर हमला किया। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। गु क्याओयुए की लार लगभग फूट पड़ी। सिमोयान को देखते हुए उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। सिमोयान ने उसकी ओर देखा, तुम मेरी बहन हो। हर कोई तुम्हें धमका नहीं सकता। भविष्य में जो भी तुम्हें उकसाने की हिम्मत करे, उसे मुंहतोड़ जवाब दे। मैं सब कुछ सह लूंगा। गु क्याओयुए ने उसे हैरानी से देखा। उसकी आंखों का संदेह मुस्कान में बदल गया और उसकी आंखें धीरे धीरे अर्धचंद्राकार हो गईं। सिमोयान ने उसे हैरानी से देखा। अचानक उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने शर्मिंदगी से अपना चेहरा घुमा लिया। गु क्याओयुए ने अपने मन को संभाला और अपने खुश दिल को संभाला। वह मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा कि पुराने गु परिवार ने उसे पीटा होगा, लेकिन उसने अपनी कमियों को अपने लिए छुपाने की उम्मीद नहीं की थी। इससे पहले कि मैं उसे अपने भाई के रूप में पहचानता, मैं बस पुराने परिवार को डराना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। ये लड़का वास्तव में प्यारा है। जब गु क्याओयुए ने फिर से ऊपर देखा, तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी और उसकी जगह एक ठंडा चेहरा आ गया था। देर मत करो, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जाओ। फिर उसने बूढ़े गु परिवार की बात अनसुनी कर दी, रोमशू गांव के लोगों की ओर देखा और गंभीरता से कहा, धन्यवाद। मैं और मेरी बहन अब उनसे कोई संबंध नहीं रख सकते। आज की बात का कोई न कोई नतीजा जरूर निकला होगा।
रोंगशू गांव के मुखिया ने हल्की आह भरी, हाय बेटी, हम समझते हैं कि बूढ़े गू के लोग बहुत ज्यादा धोखा देते हैं, वरना कौन अपनी दादी से मुकाबला करने को तैयार है। हाय। गू कियाओयुए मुस्कुराया, सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। पुराने गू परिवार के लोग भयभीत हो गए जब उन्होंने देखा कि गू कियाओयुए सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में जाने पर जोर दे रहा है। बूढ़ी औरत गू जमीन पर बैठकर कुछ गिराना नहीं चाहती थी। वह खड़ी हो गई और गू कियाओयुए को रोकना चाहती थी। गू कियाओयुए, मैं तुम्हारी अपनी दादी हूँ। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो किसी के तुम्हारी रीढ़ पर वार करने का इंतजार करो। मैं तुमसे कहती हूँ, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो मत जाओ। तुम्हें अपनी इज्जत खोने का डर नहीं है। मेरे पुराने परिवार को इज्जत चाहिए। गू कियाओयुए, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम हमारे पुराने परिवार से खून बह रहा है। अगर तुमने हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम्हें स्वर्ग से सजा मिलेगी। अल्पविराम। जब बूढ़े गू परिवार ने देखा कि गू कियाओयुए सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो जाने पर अड़ा हुआ है तो वे एक एक करके डर गए। जिन लोगों ने पहले कुछ नहीं कहा था उन्होंने भी गू कियाओयुए को रोक दिया। बूढ़ा गू परिवार कुछ देर तक चिल्लाता और डांटता रहा। ये देखकर कि गू कियाओयुए अभी भी जिद पर अड़ा हुआ है, गू चांगशेंग पहले तो नर्म पड़ गया। कियाओयू, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरे और दादी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो तुम्हारी अपनी दादी हैं। हम बस कुछ समय के लिए जुनूनी और भ्रमित हैं। हम भविष्य में फिर से हिम्मत नहीं करेंगे। यदि ये केवल गू कियाओयुए होता तो शायद वह डरता नहीं, लेकिन सीमुयान के साथ उसे इसके बारे में सोचना पड़ता। ये देखकर कि सबसे विद्वान गू चांगशेंग ने दया की भीख मांगी, अन्य लोगों ने भी एक के बाद एक दया की भीख मांगी। बूढ़ी महिला गू ने गू कियाओयुए स्कारलेट को देखा और कुछ नहीं बोली। उसके लिए एक अविकारी युवा पीढ़ी के लिए दया की भीख मांगना असंभव है। गू कियाओयुए ने अपना सिर घुमाया और उन्हें धीरे से देखा। अचानक उसने व्यंग किया और ठंडे स्वर में कहा, आप सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हें मुझे रिश्ता तोड़ने का सबूत देना होगा और वादा करना होगा कि तुम हमारे घर में कदम नहीं रखोगे, मेरी बहन की शादी में दखल नहीं दोगे और हमारे घर में कुछ भी कब्जा नहीं करोगे। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जाना अवास्तविक है। वह असल में यही तो करना चाहती है। तुम, गू कियाओयू, भले ही तुम मर जाओ, तुम हमारे पुराने गू परिवार का खून भी बहाओगे। हालांकि बुजुर्ग महिला गू को झांग पेशेंग की दोनों पोतियां पसंद नहीं हैं, इसलिए अब उसे रिश्ता तोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इतने सारे लोगों के सामने उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा है। बूढ़ी महिला गू के विचार के अनुसार वह झांग पेपाई, गू कियाओयू और अन्य लोगों के साथ चर्चा कर सकती है, लेकिन अगर गू कियाओयू और अन्य लोग विरोध करने की हिम्मत करते हैं तो यह अनुचित है। लेकिन गू कियाओयू ने आज ऐसा कहा और उसके चेहरे पर मारा। गू कियाओयू ने बूढ़े गू परिवार को ठंडेपन से देखा। लेंग लेंग ने कहा, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जाओ या रिश्ता तोड़ दो। आप खुद चुनो। रोंगशू गांव में सभी ने सिर हिलाया। गू कियाओयू की बहनों के प्रति बूढ़े गू परिवार के रवैये के अनुसार जल्द से जल्द रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। हालांकि उनके लिए ये कहना कठिन है। गू कियाओयू ने लंबे समय तक बिना कुछ कहे बूढ़े गू परिवार को परेशान किया। ऐसा करने के लिए मजबूर होने पर उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। गू चांगशेंग और उसके परिवार के बाकी सदस्यों ने श्रीमती गू की ओर देखा। गू चांगशेंग ने कहा, दादी, वरना हम इसे तोड़ देंगे। श्रीमती गू अनिच्छुक हैं। अगर यह टूट गया तो भविष्य में गू कियाओयू बहनों की शादी को नियंत्रित करने का उनके पास कोई कारण नहीं होगा। सफ़ेद दुल्हन की कीमत और पैसे का उनसे कोई लेना देना नहीं है और वह उन्हें संभाल नहीं सकती। लेकिन यदि यह सिलसिला जारी रहा तो क्या आपका परिवार सचमुच सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में जाना चाहेगा? बूढ़ी महिला गू ने अचानक अपनी आंखें उठाईं, गू कियाओयू को उदास नजरों से देखा और अचानक कहा, तोड़ो, तोड़ो साफ। गू कियाओयू और गू कियाओवान बूढ़े आदमी के प्रति अनादरपूर्ण और असभ्य हैं। हमारे पुराने परिवार में ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं। गू कियाओयू ने व्यंग्य करते हुए धीमे स्वर में कहा, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जाओ। गू कियाओयू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था कि तुमने रिश्ता तोड़ दिया। हम सब ने वादा किया था। तुम और क्या चाहती हो? गू चांगशेंग जोर से दहाड़ा। गू कियाओयू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बूढ़ी महिला गू और उसका परिवार दुष्ट लोग हैं जो जानबूझकर गू कियाओयू और गू कियाओवान की प्रतिष्ठा को बदनाम कर रहे हैं और पोतियों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने पुराने गू परिवार के बुरे कामों के बारे में बात की और फिर ठंडे स्वर में कहा, बुरा व्यवहार और बुरा चरित्र। उसने अपनी पोती की कई बार हत्या की। उसने गू कियाओयू और गू कियाओवान से अपने संबंध तोड़ लिए। वह भविष्य में उनके किसी भी मामले में दखल नहीं देगा और उनसे कभी संपर्क नहीं करेगा। आप, गू कियाओयू को लगभग खून की उल्टी आ गई। गू कियाओयू की आवाज़ बहुत ही भद्दी थी। उसने बरगद गांव के लोगों के सामने सबके चेहरे जमीन पर गिरा दिए। गू कियाओयू ने ठंडे स्वर में कहा, बस इसी के अनुसार लिखो। बूढ़े गू परिवार में हर कोई अपनी उंगलियों के निशान लगाए या सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में जाकर बैठ जाए।
अब जब उसका चेहरा फट गया है तो गो कियाओयुए किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करना चाहती। उसने इन लोगों को बहुत सह लिया है। बूढ़ी महिला गो की छाती में उतार चढ़ाव आया और पूरा व्यक्ति कांप उठा। ली लिंगलिंग ने उसकी आंखें घुमाईं और उसके कान में फुसफुसाया। बूढ़ी महिला गो ने पलकें झपकाईं, शांत हुईं और बोलीं, आप इसके अनुसार या अपनी उंगलियों के निशान के अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन आपको हमें ठंडी त्वचा और रूगामो बनाने का गुप्त नुस्खा बताना होगा। आसपास के लोग पहले तो स्तब्ध रह गए और फिर क्रोधित हो गए। इतना बेशर्म इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस वक्त तो मैं अभी भी दूसरों के काम के बारे में सोच रहा हूँ। हा, गो कियाओयुए ने उन्हें ठंडेपन से देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा क्या विचार है कि मैं इसे तुम्हें दे दूंगा? श्रीमती गो की बातों से गो कियाओयुए पूरी तरह से क्रोधित हो गई। उसे ये भी याद आया कि पिछले जन्मों में श्रीमती गो ने रो रोकर उससे एक गुप्त नुस्खा मांगा था, जिसने बाद में उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया था और उसे लगभग जीने पर मजबूर कर दिया था। गो कियाओयुए अचानक ली लिंगलिंग की ओर चला गया जो पीछे छिपा हुआ था। गो कियाओयु, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी तीसरी चाची हूँ। गो कियाओयुए का हाथ अपनी ओर बढ़ता देख ली लिंगलिंग डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन वह गो कियाओयुए के हाथ का विरोध नहीं कर सकी और उस व्यक्ति के सामने खींच ली गई। ली लिंगलिंग, ऐसा मत सोचो कि तुम किसी के पीछे छिप रही हो। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारा विचार है। तुम इतनी होशियार हो कि तुम कोई भी विचार बना सकती हो, है ना? चलो, रिश्ता तोड़ दो। सीमोयान ने तुरंत एक कागज और कलम निकाला और ली लिंगलिंग के सामने रख दिया। ली लिंगलिंग ने अपनी आंखें बड़ी कर ली, अपना सिर हिलाया और पीछे हट गई। ये बात कोई भी लिख सकता है, लेकिन पुराने परिवार की बहू के रूप में अगर उसने वास्तव में यह बात लिखी है तो पुराने परिवार को भविष्य में पछतावा होगा और बूढ़ी महिला के स्वभाव को उस पर दोषी ठहराया जाएगा। गो कियाओयुए चाहती है कि वह खलनायक बने। ली लिंगलिंग ने नहीं लिखा। गो कियाओयुए ने उसके कंधे पर चुटकी काटी और उसे ठंडेपन से देखा, लिखो या नहीं? ठंडी आंखों ने ली लिंगलिंग को बर्फ में गिरा दिया और उसके दिल में बस एक ही विचार था, वह खुद को मार डालेगी और वह खुद को मार डालेगी। मैं लिखता हूँ। ली लिंगलिंग जूनियर हाई स्कूल से स्नातक हो चुकी हैं। वह अभी भी विच्छेद पत्र लिख सकती हैं। गो कियाओयु के दबाव में ली लिंगलिंग ने गो कियाओयु के कहे अनुसार इसे लिख दिया। लिखने के बाद गो कियाओयुए इसे श्रीमती गो के पास ले गया और उनसे हस्ताक्षर करने और अपनी अंगुली की छाप देने को कहा। नहीं, हाँ, सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में जाओ। बूढ़े गो परिवार के लोगों ने हस्ताक्षर किए और अपनी उंगलियों के निशान लगाए। गो कियाओयुए उस कागज को रोंगशू गांव के मुखिया और अन्य लोगों के पास ले गया। चाचा, मैंने अपने पुराने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि चाचा हमें गवाही देने में मदद करेंगे। ठीक है, पुराना परिवार सचमुच बहुत ज्यादा है। इससे रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। सभी ने सिर हिलाया, हस्ताक्षर किए और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी उंगलियों के निशान भी दिए। न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संबंध तोड़ना संभव नहीं है, इसलिए गो कियाओयु ने केवल पुराने गो परिवार के लोगों को लिखित बयान देने के लिए मजबूर किया। इस नोट के साथ मैं अपने पुराने परिवार को नियंत्रित कर सकता हूँ। बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद वृद्ध परिवार निराश होकर वहां से चला गया। जाने से पहले गो वेन्नी ने अपना सिर घुमाया और गो कियाओयुए को देखा। वह नज़र उदास और ठंडी थी, मानो मैं उसे हमेशा याद रखना चाहती हूँ और उसे अपने दिल की गहराइयों में उकेरना चाहती हूँ। बरगद गांव के लोग कुछ कदम पीछे हैं। गांव के मुखिया ने गो कियाओयुए को देखा, आह भरी, और कहा, बेटी, बूढ़े गो परिवार के लोग इस बार सचमुच बहुत आगे बढ़ गए हैं। अगर भविष्य में कुछ हुआ तो मेरे घर आकर मुझे ढूंढ लेंगे। गांव का हर व्यक्ति मदद करेगा। अन्य लोगों ने भी जवाब दिया। गो कियाओयुए ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बरगद गांव के लोगों के चले जाने के बाद दर्शक भी एक एक करके चले गए। बूढ़े परिवार के लोग मुर्गी चुराकर चावल नहीं खा सकते। इस बार तो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद कर ली है। बरगद गांव में बहुत सारे लोग हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ भी जल्द ही बात फैलेगी। हालांकि इनका गो कियाओयु से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है कि आज की घटनाओं के बाद पुराना परिवार भविष्य में एकजुट हो सकेगा। गो कियाओयुए भी सीमोयान के साथ चला गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, झांग यान बाहर की ओर भागा। गो कियाओयुए, मैं, गो वेन्नी और मेरे बीच वास्तव में कुछ भी नहीं है। वास्तव में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि वह मेरे बिस्तर में कैसे आ गई। मैं समझा सकता हूँ। गो कियाओयुए ने झांग यान को ठंडेपन से देखा। इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। अपनी आंखों के पास खड़े सीमोयान को देखकर उसे लगा कि वह सचमुच पहले अंधा था। उसे झांग यान से प्यार क्यों हुआ और उसे सुंदर भी क्यों समझा। पनीर मोयान की तुलना में यह एक आकाश और एक पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। गो कियाओयु ने झांग यान का गला दबा दिया। उसने गो कियाओयुए को भावशून्य दृष्टि से देखा। उसे लगा जैसे वह आकाश में सूरज हो। वह चकाचौंध कर देने वाला था।
गुकियाओयुए के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था और वह गलती से सीधे वहां से चली गई। नहीं, गुकियाओयु, मत जाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे पुराने परिवार ने सचमुच धोखा दिया है। कृपया मुझे एक और मौका दो। झांग यांग एक बार फिर गुकियाओयु के सामने रुक गया और ईमानदारी से विनती करने लगा। सीमोयान